एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसके साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो चलिएगा, अब आपके सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देती हूँ जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी एंडोक्राइन सिस्टम की। इस बैच में जो क्लास थी वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। लाइव क्लास होती थी, लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड अपलोड नहीं हो पा रही थी, वो टेक्निकल ग्लिच चल रहा था। अब आपकी सारी की सारी क्लासेस 3 क्लासेस हुई हैं इस चैप्टर की जो अपलोड हो चुकी हैं। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। जितने बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ली है, उनकी रिकॉर्डेड अपलोड नहीं हो पा रही थी, वो टेक्निकल ग्लिच के कारण अब वो इश्यू जो है आपका रिज़ॉल्व हो गया है, जिस कारण से बीच में 2-3 दिन आपकी क्लास भी नहीं रह पाई। बट हाँ, आज क्लास होगी और हम शुरू करने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इससे पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो डेली बेसिस पर क्लास लाइव लेते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है? चलिए, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट होते जाएंगे और इसी के साथ हम लोग शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए भाई, सो शुरुआत करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, किन किन चीजों को इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। तो सबसे पहले हम एक बारी देख लेते हैं क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं फटाफट से। ठीक है भाई? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, पहले इसको ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फिर आपको नोट्स नहीं मिल पाते क्योंकि नोट्स सेव नहीं हो पाते फिर। चलिए भाई, सो शुरुआत करेंगे चैप्टर की, कहानी की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कहीं ना कहीं। चैप्टर है हमारा ग्लैंड्स हॉर्मोन्स। ग्लैंड्स हार्मोन्स में हम लोगों ने क्या देखा था? अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिकली हम ये जान चुके थे कि हमारे शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथि होती है। हमारे शरीर के अंतर्गत 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो कि पाई जाती है। कौन-कौन सी 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो भाई, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम जानते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के नाम से। बहिःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, वहीं बहिःस्रावी ग्रंथि के अलावा अगर बात की जाती है, दूसरे प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड को, बहिःस्रावी ग्रंथियों को बहुत बखूबी देख लिया है कि ये ऐसी ग्रंथि होती है जो या तो किसी जूस या फिर अगर मैं कहूँ किसी एंजाइम का श्रवण करती है, या तो किसी रस का, या फिर ये क्या करती है, ये किसी ना किसी प्रकार के एंजाइम का श्रवण करती है। और ये एंजाइम का श्रवण कहाँ पर करती है? तो एक डक्ट के अंदर करती है, एक नली के अंदर करती है। इनके अंदर नलियां पाई जाती हैं। इनको हम नली युक्त ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये नली युक्त ग्रंथि आपकी है। वही हमने देखा था कि अगर हम दूसरे प्रकार की ग्रंथि की बात करते हैं, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और सरकार, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये क्या करती है? ये हमारे शरीर के अंतर्गत किसी ना किसी प्रकार के हार्मोन का श्रवण करती है। और हार्मोन का श्रवण ये कहाँ पर करती है? ये रक्त के अंतर्गत करती है, ये ब्लड के अंतर्गत करती है। इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। एक्सोक्राइन बहिःस्रावी को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। हमें शुरू करनी है एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन में हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे अंतःस्रावी तंत्र या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? देन चलिए, द वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में? भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? साउंड क्लियर नहीं है क्या? इज इट क्लियर, यस और नो?
डन? हाँ जी, राजपूत आज 2 क्लास होगी। अच्छा, आईजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटा आईजीए की फुल फॉर्म क्या है? आईजी इज़ द सिंबल ऑफ ग्लोबुलिन, ठीक है? ग्लोबुलिन की सिंबल होता है और ए का मतलब है एंटीबॉडी, मिल्क के अंतर्गत पाई जाने वाली एंटीबॉडी। इसको बताएँगे तब एंटीबॉडीज़ पढ़ाएँगे, उसके अंदर आपको ये बताएँगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों तक साउंड पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? मुझे मतलब मेरे पास साउंड नहीं आ रही है, ये बताना एक बारी। मैम साउंड क्लियर है मैम, ऑल क्लियर। बेटा बिल्कुल क्लियर है यार, इतने सारे बच्चों का मैसेज है, साउंड बिल्कुल क्लियर है। क्या आप बात करते हो? ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अंतःस्रावी तंत्र। देखो, इस अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत कितनी ग्रंथियां होती हैं? इसके अंदर हमें पढ़नी है 9 ग्रंथियां, क्योंकि भाई हमारे शरीर के अंतर्गत 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, जो कहाँ पर? हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरी है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में है। और तीसरी है हमारी पीनियल। ये तीनों की तीनों ग्रंथि पाई जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क में। इसके बाद हमारे गले में एक होती है थायराइड और दूसरी होती है पैराथायराइड। ये कहाँ पर है? हमारी ग्रासनी में। हमारी छाती में कौन-सी होती है? थाइमस होती है। इसके बाद किडनी के ऊपर कौन-सी है? एड्रिनल। ये कौन-सा है आपका? ये आपका पेनक्रियास। और महिलाओं के अंतर्गत ओवेरीज और पुरुष के अंतर्गत पाई जाती हैं टेस्टिस यानी कि वृषण। ये है आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स। तो ये ग्रंथियाँ आपको पढ़नी है। पहली जो 8 ग्रंथियाँ हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। पहली 8 ग्रंथि ऐसी हैं, ठीक है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस। थाइमस के अलावा अगर हम बात करते हैं एड्रिनल, इसके अलावा पेनक्रियास। तो ये 8 ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर, यानी किसी महिला की बात करें या फिर किसी भी पुरुष की बात करते हैं, तो दोनों के अंतर्गत ये एक जैसी ही है। जो 9वीं ग्रंथि होती है वो महिला के अंदर ओवेरीज होती है, अंडाशय होती है। और पुरुषों के अंतर्गत वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। एक-एक करके हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहली ग्लैंड आती है हाइपोथैलेमस, जिसको हम जानते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से। ठीक है? सबसे पहली ग्रंथि कौन सी आती है? हमारी हाइपोथैलेमस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस ग्रंथि को हम जानते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से। इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो इस ग्रंथि को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है? इस ग्रंथि का कार्य क्या है? तो ये ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए गए जितने भी हार्मोन हैं, ये क्या करेगा? उन सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है। ठीक है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? पीयूष ग्रंथि ने जितने भी हार्मोन का श्रवण किया, उन सभी का नियंत्रण करता, इसीलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको हम जानते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा? क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं बाकी जितनी भी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सातों के सातों अंतःस्रावी ग्रंथि को ये नियंत्रित करती है। हमारे शरीर के अंतर्गत 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो जो बाकी 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या फिर दूसरी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? इन ग्रंथियों का नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं।
अब इस मास्टर ग्रंथि के ऊपर एक और मास्टर बैठे हैं, जिनको हमने क्या कह दिया, सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी कि इस पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा होगा, हाइपोथैलेमस। अगर हमें हाइपोथैलेमस को पढ़ना है तो पहले हमें पिट्यूटरी को जानना होगा, और अगर हमें पीयूष ग्रंथि को पढ़ना है तो पीयूष ग्रंथि को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बाकी जो 7 ग्रंथियां हैं इनके बारे में जानना पड़ेगा, तब हम पीयूष ग्रंथि को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, और कहां से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे पीनियल ग्रंथि से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। अब आप सभी को हेडिंग लगाना है पीनियल ग्लैंड या फिर पीनियल ग्रंथि, ठीक है। देखो, अगर आप ब्रेन में देखोगे ना, तो ये है हमारा ब्रेन में जो ये आपको ब्लू कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस। यहाँ से एक छोटी सी ग्रंथि ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये है पिट्यूटरी। और इसी के बीच में मटर के दाने के बराबर कौन सी होती है, आपकी पीनियल होती है। चलो, हमें किसको पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है पीनियल ग्लैंड को। अब हमें बात करनी है पीनियल ग्रंथि को। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि ये है। देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होगा, इस चैप्टर को आप थोड़ा सा सीरियस ले लीजिएगा। क्यों, रीजन पता है क्या है, एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रही हूँ, अगर एग्जाम के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आगे आपको 60-70 साल जीना है, तो 60-70 साल, आने वाले 60-70 साल में आपके शरीर में क्या-क्या चेंजेस होंगे, किस-किस तरीके के सामने, मतलब किस-किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने शरीर के बारे में जानोगे इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत, कि किस तरीके से प्रजनन होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंतर्गत हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है, किस तरीके से इन चीजों को बेसिकली हम यहाँ जान पाएंगे। ठीक है, इज इट ओके। चलिए, शुरुआत करते हैं पीनियल ग्लैंड की, शुरुआत करते हैं पीनियल ग्रंथि की। ठीक है, देखो यहाँ पर, ये जो पीनियल ग्रंथि है, सबसे पहले ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारे मस्तिष्क के बेस में मौजूद है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि पीनियल ग्लैंड की अगर आपसे लोकेशन पूछ ली जाए कि ये एक्चुअल में कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर मौजूद है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द बेस ऑफ अ ब्रेन, इनसाइड द बेस ऑफ अ ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो कि ये कहाँ पर, यह है हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रंथि की बात करूं, तो इस पीनियल ग्रंथि का आकार क्या है, व्हाट विल बी इट्स साइज, इस ग्रंथि का साइज क्या है, इस ग्लैंड का आकार क्या है। अगर मैं साइज की बात करूं, अगर मैं आकार की बात करूं, तो बताएंगे आप इसका साइज क्या है, इसका आकार क्या है। तो सरकार देखो, अगर मैं इसके साइज की बात करती हूँ, ये बिल्कुल छोटी सी मटर के दाने के बराबर की ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है, 0.6 से, मतलब मैं सीधा सीधा कहूँ तो इतनी छोटी है, ये 6 to 7 माइक्रोन मीटर के आसपास का इसका साइज होता है, 6 से 7 माइक्रोन मीटर के आसपास का इसका साइज है, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, यानी कि आप सीधा कह सकते हो कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है भाई, अब देखो, अगर इस ग्रंथि की बात की जाए, सबसे छोटी अंतःस्रावी है, बट इसके काम बहुत है हमारे शरीर के अंदर।
इसको किस-किस नामों से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके दूसरे नाम क्या है? अगर हम इसके दूसरे नामों की बात करें, ठीक है? ये एक ऐसी ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? जिसको जाना जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है? तो भाई बायोलॉजिकल क्लॉक का सीधा सा मतलब है, इसको हम जानते हैं जैविक घड़ी के तौर पर। इस ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इस ग्रंथि को जाना जाता है जैविक घड़ी के नाम से। जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल साइकिल है, जो जैविक चक्र है, ये उस जैविक चक्र के लिए घंटी बजाने का काम करती है, हर एक अंग को जगा देगी कि भाई उठ, तेरा काम अब शुरू हो चुका है। तो हमारे शरीर में चलने वाला जो जैविक चक्र होता है, जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, उसको ये मॉनिटर कर रही होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर जैविक घड़ी का नाम दिया जाता है। इसको हम जैविक घड़ी कहते हैं। सबसे पहला नाम। दूसरा नाम, किसी ब्लेंड को जाना जाता है आपका थर्ड आई के नाम से। अरे महादेव की तीसरी आंख, है ना? यहाँ पे आपने महादेव की तीसरी आंख देखी होगी ना, महादेव की तीसरी आंख। तो यही वो ग्रंथि है जिसको क्या कहा जाता है? थर्ड आई ऑफ मैमल्स। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? ये स्तनधारियों की तीसरी आंख है, थर्ड आई ऑफ मैमल्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है तीसरी आंख। उसको हम तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तीसरी आंख इसको कहा जाता है, थर्ड आई के नाम से हम इसको जानते हैं। ये दो नाम है इस ग्रंथि के, जिन नामों से इस ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है। अमित कुमार कह रहे सीजीएल में आती है बायोलॉजी। साइंस की आपको, ठीक है, साइंस की किसी भी बुक को लेने की आपको जरूरत नहीं है। साइंस की किसी भी बुक को आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन बताएंगे। ठीक है दिलीप जी, आई विल चेक दैट। सूरज, एक्चुअल में ना अभी क्लासेस आपकी अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू था। आज इवनिंग तक आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज इवनिंग में आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स जो है मिल जाएंगे। डन। चलिए भाई, तो अगर हम बात करते हैं सीधा सीधा पीनियल ग्लैंड की, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी पीयूष ग्रंथि की, सॉरी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि की, ये जो ग्रंथि है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय किसके अंतर्गत होती है? अगर हम बात करते हैं इस बॉडी की, इस ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड जो है मोस्ट एक्टिव, यानी कि सर्वाधिक सक्रिय किसके अंतर्गत होती है? मोस्ट एक्टिव, या फिर अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि सर्वाधिक सक्रिय किसके अंतर्गत पाई जाती है? अगर हम बात करते हैं, ये मोस्ट एक्टिव होती है इनसाइड द रेप्टाइल्स। So it was basically most active inside reptiles। ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत, यानी कि अगर मैं कहूँ तो सरीसृप के अंतर्गत, सरीसृप के अंतर्गत। ठीक है, जितनी भी सरीसृप हमारे आसपास मौजूद है, उनके अंतर्गत ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। और रेप्टाइल्स में भी सबसे ज्यादा किसके अंदर ये सक्रिय होती है? तो सबसे ज्यादा ये सक्रिय होती है स्नेक के अंतर्गत, सर्प के अंतर्गत, यानी कि सांप के अंतर्गत सबसे ज्यादा सक्रिय ये पाई जाती है। समझे? अब देखो क्यों। ठीक है।
ये खुरखुर की आवाज किसको आ रही है भाई? खुरखुर की आवाज ये बताओ। सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि खुरखुर की आवाज आ रही है? हेलो। तो भाई ये जो ग्लैंड है सबसे ज्यादा सक्रिय किसके अंतर्गत पाई जाती है? सो इट इज बेसिकली मोस्ट एक्टिव। हेलो। इतने सारे बच्चे नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, नो मैम, ऑल क्लियर। हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, आ जाइए। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं इट इज मोस्ट एक्टिव इनसाइड द, ये सबसे ज्यादा सक्रिय किसके अंदर है? तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय है रेप्टाइल्स के अंतर्गत। ये सबसे ज्यादा सक्रिय है सरीसृप के अंतर्गत। यानी कि अगर हम बात करते हैं सांप के अंतर्गत। बट चलिए, तो ये बात हो गई स्नेक की, ये बात हो गई सांप की। ठीक है, देखो आपको पता है सांप के ना कान नहीं होते हैं। सांप को अगर आपको पता हो देयर विल बी नो ईयर्स। सांप के पास कान नहीं होती है। तो ये किसी भी चीज को पहचान पाता है तो किससे? या तो वाइब्रेशन से, या फिर इसके अंतर्गत पाई जाने वाली जो पीनियल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वो इसको पहले ही आभास करा देती है, पहले ही इसको इंट्यूशंस दे देती है कि भाई आपके आसपास किसी प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। इसके अंतर्गत जो पीनियल ग्लैंड है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ पीनियल ग्रंथि की, तो ये ग्रंथि है जिसके कारण से इसको आसपास में होने वाली चीजें या तो ये वाइब्रेशन से पहचानता है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ ये दूसरा, किससे? पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत हुआ तो इतना तो एडजस्ट कर लिया करो, बेकार में कमेंट्स मत किया करो। सही कह रहे बच्चे कि ये मैम टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर वॉइस है, इतने सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है। चलो छोड़ो, प्रॉब्लम हो भी गई तो साइलेंट के एडजस्ट कर लिया करो, थोड़ा बहुत तो चल जाता है यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पीनियल ग्लैंड है, इसको हमने क्या किया? थर्ड आई ऑफ मैमल्स क्यों कहा? इसके पीछे का रीजन क्या है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि ये जो ग्लैंड है ये किस हार्मोन का श्रवण करती है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का श्रवण किया जाता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का श्रवण किया जाता है, तो यहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम है मिलेटोनिन। ये मिलेटोनिन नाम के एक हार्मोन का श्रवण करता है, मिलेटोनिन। अब ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है
इस हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? दिस हार्मोन इज नोन एज द डार्क हार्मोन। इसको जाना जाता है डार्क हार्मोन के नाम से। यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि अंधेरे में सक्रिय होता है। अंधेरे में सक्रिय, अंधेरे में सक्रिय होने वाला हार्मोन, अंधेरे में सक्रिय होने वाला हार्मोन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, सो इट इज द डार्क हार्मोन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं डार्क हार्मोन के नाम से। ठीक है, समझे बात को? यस और नो? डन। चलिए, इसको हम जानते हैं डार्क हार्मोन। यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत अंधेरे में सक्रिय होता है, जो कि डार्क में एक्टिव होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर ये जो मेलेटोनिन है इसका कार्य क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा? ये अंधेरे में सक्रिय होता है। तो ये जो हार्मोन होता है, इट कंट्रोल्स या फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। ये नींद के लिए आवश्यक है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूँ, नींद के लिए, नींद के लिए आवश्यक हार्मोन, नींद के लिए आवश्यक हार्मोन ये है, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। ये नींद के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर के अंतर्गत मेलेटोनिन नाम के हार्मोन का स्रवन करता है। जिस हार्मोन को हम डार्क हार्मोन यानी कि अंधेरे में सक्रिय होने वाले हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन होता है, अभी आप क्या करो, सारे लाइट वाइट बंद कर दो, बढ़िया मस्त माहौल हो रखा है, ठंडे ठंडे से मौसम में आप हल्का सा कंबल लेके, हल्के से रजाई लेकर के लेट जाओ, थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी। होता क्या है कि ये जो हार्मोन है ये अंधेरे में सक्रिय होता है, बिकॉज इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप। हम सो किस हार्मोन के कारण से पाते हैं? तो सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन के कारण ही हम सो पाते हैं। तो होता क्या है? तो ये जो हार्मोन है हमारे शरीर में किस समय पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? तो ये हार्मोन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय कब होता है? एक्चुअल में ये नाइट में होता है। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय कब होता है भाई? ये होता है रात में, रात के अंधेरे में। जिस समय पर आप रात के अंधेरे में सारी लाइट्स बंद करके कंबल के अंदर घुस जाते हो ना, उस समय पर ये हमारी बॉडी में एक्टिव होता है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, नींद आ गई, सोना नहीं है। ठीक है? रात में, और रात में कब? देखो आपने देखा होगा, अगर रात में आप 9 से 10 से 11 के आसपास, ये मोस्ट एक्टिव होता है हमारी बॉडी में 9 से 10 से रात के 11 बजे के आसपास। इस समय पर ना हमें बहुत बढ़िया नींद आती है। अगर आप कभी 9-10 बजे के आसपास सो गए, तो आपको पता होगा, आप 9-10 बजे के आसपास सोए, तो इसके तुरंत बाद आपके रात को मतलब सुबह आँख खुलती है आपके 5-6 बजे के आसपास, बहुत बढ़िया नींद आपको आती है। क्योंकि सबसे पीक पर कब ये होता है अपने? तो ये पीक पर होता है रात में 9 से 10 से 11 बजे के आसपास। तो इस समय पर हमें बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि मेलाटोनिन अपने पीक पर है। ठीक है? अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन वापस कब एक्टिव होता है? तो हमारी बॉडी के अंतर्गत हर एक 6 घंटे के साइकिल पर। ये क्या करता है? हमारे शरीर में हर 6 घंटे के साइकिल पर ये एक्टिवेट होता रहता है। तो हर 6 आवर्स की एक साइकिल पर ये हमारे शरीर के अंतर्गत वापस से एक्टिव हो जाता है। वापस से मैं कहूँ तो ये रीएक्टिव हो जाता है, ये पुनः सक्रिय हो जाता है।
इसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आप रात में 10-11 बजे सोए और 5-6 बजे आप उठ जाती हैं, ऑटोमेटिकली 7 बजे तक आप उठ जाती हैं। और इसके बाद ये फिर से आपके बॉडी में हावी होना शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है आपको उठने के बाद आप दोबारा सो गए, बड़ी अच्छी बड़ी मस्त आप उठे थे, बड़े एक्टिव आप उठे थे, बट उठने के बाद आपने बाहर देखा यार बाहर तो बड़ी शांति है, अभी तो और सो लेता हूँ। आप जाकर के बेड पे लेटे, तो अगली बार जब आपकी आँख खुलती है 1 से डेढ़ घंटे के अंदर खुलती है। तो ये एक नींद होती है जो 1 से डेढ़ घंटे की नींद आप मॉर्निंग में लेते हैं, भाई आपको बॉडी को एक्टिव नहीं करेगी, रिएक्टिव कर देती है, ठीक है? तो हर एक 6 घंटे की साइकिल पर ये हमारी बॉडी में एक्टिव होता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा हर एक 6 घंटे की साइकिल पे हमारे शरीर में हमें थकान सी फील होती है, हमारा मन करता है कि यार एक बार तो लेट करके सो जाएँ, ठीक है? ऐसा होता है कि एक बार तो यार थोड़ा-सा तो सो लें हम, ऐसा मन हमारा करता है क्योंकि 6 घंटे के साइकिल पर ये एक्टिव होता है, ठीक है? सबसे पहला काम, अगर इस हार्मोन की कमी हमारे शरीर के अंतर्गत हो जाए, ठीक है? अगर इसकी कमी हमारे शरीर के अंतर्गत होती है, देखो ये मेलेटोनिन है, इट इज़ नॉट मेलानिन, ये मेलेटोनिन है। अगर हमारे शरीर के अंतर्गत मेलेटोनिन की कमी होती है, तो यहाँ से हमारे शरीर के अंतर्गत एक बीमारी होती है, जिसको हम अनिद्रा का नाम देते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अनिद्रा कहते हैं, ठीक है? दूसरा, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंतर्गत अत्यधिक हो जाए तो आप कुंभकर्ण बन जाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं अगर हमारे शरीर के अंतर्गत मेलेटोनिन की कमी होती है, तो यहाँ से हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं इंसोमिना नाम से। इंसोमिना या फिर इसी को क्या कहा जाता है? अनिद्रा या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसोमिना। इसको देखो, हाइपो का मतलब होता है कम होना, यहाँ पर हाइपो एक शब्द दिया हुआ है, हाइपो का मतलब होता है कम होना, यानी कि नींद की कमी होना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? नींद की कमी, आपको नींद नहीं आती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम हाइपोसोमिना या फिर इंसोमिना का नाम देते हैं, है ना? तो देर रात तक जागने वाला हर एक इंसान आशिक नहीं होता। हो सकता है कि आप इंसोमिना का शिकार हो, तो भी एक बार अपना चेकअप जरूर करा लेना, ठीक है? दूसरा अगर हम बात करते हैं, बस चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंतर्गत अत्यधिक होती है, अगर हमारे शरीर के अंतर्गत मेलेटोनिन का अमाउंट एक्सेस होता है, मेलेटोनिन की अमाउंट बढ़ता है, तो यहाँ से हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपरसोमिया के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं सरकार? जिसको हम जानते हैं हाइपरसोमिया के नाम से। हाइपरसोमिया में क्या होता है? भाई नींद बहुत ज्यादा आती है, कुंभकर्ण बन जाता है, आप सोए रहते हो, आपका मन ही नहीं करता, आपको प्यार कहीं और करना चाहिए, आप प्यार बेड से कर बैठते हैं, आपका बेड से उठने का मन ही नहीं करता, पड़े हुए हैं आप। ठीक है, कुंभकर्ण बनने की मतलब होड़ में है कि कितनी जल्दी हम कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को तोड़ दे, ऐसा हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, एक्सेस स्लीप अगर आपको आती है, आपका बेड से उठने का मन ही नहीं करता, इतना लगाव आपको बेड से है, तो भाई आप हाइपरसोमिया के शिकार हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में जो मेलेटोनिन की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आया कि हमारे शरीर में नींद किस कारण से आती है, हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन किस समय पर रेस्ट करता है, हमारे शरीर रेस्ट पर जाता है जिस समय पर मेलेटोनिन एक्ट होता है, ठीक है? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, यदि आपका पार्टनर, है ना, चलो, ये इतना बात आपको समझ आई कि नहीं? इतनी बिल्कुल समझ आई होगी। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैं कुछ बताने वाली थी, तो मैं चलो थोड़ी देर के लिए स्टॉप लगाते हैं उस पॉइंट पे। देखो, दूसरा हमने इस क्या कहा था, इसी ग्लैंड को हमने बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम दिया है, ठीक है?
बायोलॉजिकल क्लॉक हमने इसी ग्लैड को कहा है, इसको हमने कहा है जैविक घड़ी। अब आप समझ रहे हो जैविक घड़ी का मतलब क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी बहुत ही सिस्टमैटिक वे से काम करती है, फ्रॉम द वेरी अर्ली मॉर्निंग टू द व्हेन यू आर ऑन द बेड। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे शरीर में हर एक जो कार्य होता है वो बड़े प्रॉपर तरीके से चलता है, बड़े ही सिस्टमैटिक वे से चलता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसको क्यों कहा गया? कि हमारे शरीर के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, यानी कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, तो सभी के सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस एक साइकिल को फॉलो करते हैं, एक चक्र को फॉलो करते हैं, और उसी के थ्रू हमारे शरीर में काम होता है। को भूख लगी, आपने भोजन खाया, भोजन का पाचन हुआ, आपके शरीर को एनर्जी मिली, जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट था उस सभी को आपने मल को, आपने अपने फेसेस को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। एक चक्र था, एक साइकिल थी। हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार तंत्र। हमारे शरीर के अंतर्गत ब्लड का सर्कुलेशन एक प्रॉपर साइकिल में होता है, एक सिस्टमैटिक वे में होता है, एक चक्र में चलता है। हमारे शरीर के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं चलती हैं वो सिस्टमैटिक वे से चलती है, एक साइकिल को फॉलो करती है, एक चक्र में वो चलती हैं। ठीक है? अगर ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो देखो, अगर आपने अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल अगर देना है, तो आपको क्या करना है? मतलब देखो, कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि आप क्या करो, आप 9-10 बजे के आसपास सो जाओ। सुबह आप फ्रेश उठोगे 3-4 बजे, आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठने का समय है 3 से 4 से 5 बजे के आसपास आप उठिए। उठने के बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप प्रॉपर अपनी बॉडी को टाइम देते हैं। आप 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच आप 12 बजे आप लंच करते हैं, डिनर फिर आप 7 बजे फिर आप डिनर करते हैं। आप अपनी बॉडी को एक साइकिल में लेकर के आ रहे हैं, जिसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। फिर आप रात में 11 बजे सो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी बहुत स्वस्थ रहती है। बट क्यों? हर एक क्रिया अपनी साइकिल पे होती है। ठीक है? देखो, आप एक काम को रेगुलर, कॉन्टिन्यूअसली 20 से 21 दिन तक किसी भी काम को रेगुलर करते हैं, तो आपकी बॉडी उस काम की आदी हो जाती है, क्योंकि उसी काम के लिए आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का श्रवण शुरू हो जाता है। ठीक है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे ही मेलाटोनिन सिक्रेट होना शुरू होता है हमारे शरीर के अंतर्गत, जैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन शुरू हुआ, हमने क्या कहा, हमारे शरीर के अंदर हर एक एक्टिविटी अपनी साइकिल पर चल रही है। जैसे मान लीजिए, आप सुबह उठते ही मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चाय लेते हैं, आपकी बॉडी में अंदर से इंट्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं कि आपको एक दिन आपको चाय ना मिले तो आपका मन करता है कि भाई हाँ, मुझे चाय चाहिए। आप रेगुलर बेसिस पर आपने आपने 12 बजे या फिर 1 बजे आप दोपहर का खाना खाते हैं, आप लंच करते हैं। एक दिन अगर आपको लंच ना मिले तो आपकी बॉडी में अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं। तो हमारी बॉडी के अंतर्गत होने वाली जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए साइकिल बनाई है। और इस साइकिल को कौन डिसाइड करता है? इस साइकिल को डिसाइड करता है मेलेटोनिन। इस साइकिल को कौन एक्टिव करता है? इस साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? तो मेलेटोनिन कंट्रोल करता है। ठीक है? तो इसीलिए आपने इस चक्र के जिस समय पर अपनी बॉडी को जो चीज देनी है, उसी टाइम पे आपकी बॉडी में अलार्म बजाता रहेगा कि भाई उठो, मुझे इस चीज की जरूरत है। यही कंडीशन होती है जितने भी लोग नशे के आदी हो जाते हैं, जो लोग नशे में डूब जाते हैं। वैसे अगर साइंटिफिकली अगर 20 से 21 दिन तक आप कॉन्टिन्यूअसली किसी भी एक ही कार्य को करते हैं, आपकी बॉडी में उसी कार्य के लिए मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का श्रवण शुरू हो जाता है। ठीक है? अब क्या होगा? आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में अंदर से इंट्यूशंस आएंगे, आपके पेट में ऐसा लगेगा कि अब मुझे क्या चाहिए?
अब मुझे खाना चाहिए। आप कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे नहीं कूदते क्योंकि वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन हो चुका है। सेम कंडीशन होते हैं जितने लोग नशे के आदी हो जाते हैं। देखो, अगर आप किसी के साथ 20 से 21 दिन कंटिन्यूअसली रह गए तो आपको उसकी आदी आप उसके आदी हो जाते हैं। प्यार-व्यार नहीं होता आपको। आप उसके लिए अटैच्ड हो चुके हैं। आपके शरीर में उस इंसान के प्रति मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो गया है। ठीक है? जितने नशे के आदी लोग होते हैं यानी कि 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर वो लगातार नशा करते हैं, लगातार वो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उनके शरीर में ऑटोमेटिकली क्या होगा? मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। वो नशा नहीं करना चाहेंगे, उसके शरीर में अंदर से इंट्यूशंस आएँगे, उसके शरीर को लगेगा कि हाँ, मुझे चाहिए। जितने भी लोग ये रिहैबिलिटेशन सेंटर पर जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भाई जितने भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जितने भी हैं, इन रिहैबिलिटेशन सेंटर पे क्या होता है? अगर इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मैं बात करूँ, तो इन सेंटर्स पर क्या किया जाता है? तो जो लोग नशे के आदी होते हैं और जिस प्रोडक्ट मतलब जिस केमिकल के लिए उसके शरीर में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई इंसान दारू बहुत ज्यादा पीता है, तो इथेनॉल के लिए उसके शरीर में मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ रहा है, जिस कारण से उसको बार बार चाहिए, ड्रग्स का वो आदी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में रिहैबिलिटेशन सेंटर पे क्या किया जाता है? उस मेलाटोनिन को सप्रेस किया जाता है। इनके शरीर के अंतर्गत एंटी मेलाटोनिन, इनके शरीर के अंतर्गत एंटी मेलाटोनिन ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है, जिस कारण से ये क्या कर पाए, इनके शरीर में मेलाटोनिन को ये कम कर पाए। और मेलाटोनिन को कम करने से क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये मेलाटोनिन को कम करते हैं तो इन लोगों को नींद नहीं आती। फिर क्या किया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे इनको नींद की दवाइयाँ दी जाती है। नींद की दवाइयाँ देते हैं इनको, एंटी मेलाटोनिन ड्रग्स देते हैं, जो इनके शरीर में मेलाटोनिन को सप्रेस करेगी। नींद नहीं आएगी तो नींद की दवा देंगे, नींद की दवा देंगे और इनको क्या कहते रहेंगे, एंटी मेलाटोनिन ड्रग्स देते रहेंगे। 20, 21, 22, 23 दिन तक इनके साथ यही साइकिल कंटिन्यू चलेगी। कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट होता है, वो इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे होता है, समय लगता है। उस इम्प्रूवमेंट में 1 साल लग सकती है, 2 साल लग सकती है, 3 साल लग सकती है, इसमें टाइम लगता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एंटी मेलाटोनिन ड्रग्स दी जाती है, इस मेलाटोनिन को सप्रेस करने के लिए। देखो जैसे आपको मॉर्निंग में चाय चाहिए, तो आपके शरीर में चाय यानी कि निकोटिन के लिए मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। सुबह उठते ही मेलाटोनिन आपका सक्रिय हो गया कि भाई मुझे निकोटिन चाहिए। भाई निकोटिन नहीं मिलेगा तो अंदर से वो आपकी क्रेविंग होनी शुरू हो जाएगी कि अब तो मुझे चाहिए। ठीक है? तो सेम कंडीशन होती है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद आप कंटीन्यूअसली किसी इंसान को 20 से 21 दिन तक भूल कर देखो। 20 से 21 दिन, 25 दिन तक। ठीक है? होगा क्या? आप उसको भूलना क्या है यार, माइंड में आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। आपको ना उसको मैसेज करना, ना उसको टेक्स्ट करना, ना आपको उसके फ़ोटोज़ देखने, सब कुछ डिलीट कर दो, नंबर डिलीट कर दो, फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, सब कुछ डिलीट कर दो। कोशिश करो अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लो, आप उस इंसान को बहुत आसानी से भूल जाओगे। आसान नहीं होता भूलना, कोशिश होगी कि आप मूव ऑन कर जाएँ, बस आपके साथ होगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक पता है। देखिए, ये क्या है, ग्लैंड को हमने तीसरा नाम दिया था, इसको क्या कहा था हमने, थर्ड आई। ठीक है, देखो तीसरी आँख का मतलब क्या है कि भाई पहले से ही आभास हो जाता है क्या होने वाला है। थर्ड आई हमने इसको कहा था तीसरी आँख। आपको पता है सबसे पहले अगर मैं मनुष्य की बात करती हूँ, ठीक है? ह्यूमन्स के अंतर्गत होता क्या है, ये किसी भी आपके आस-पास या फिर आपके शरीर में होने वाली सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, आपके शरीर के अंतर्गत जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएँ चल रही हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं की आपको आभास होता है, आपको पहले ही उसका आभास हो जाता है, आपको पहले ही उसके लिए इंट्यूशंस आ जाते हैं।
अब ये जो इंट्यूशंस आती हैं, आभास होता है ये कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छींक आने से पहले आपको पता चल जाता है कि अब मुझे छींक आने वाली है, ठीक है? आपको पता है कि यूरिनेशन की फीलिंग आपको पहले आने लगती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ, ठीक है? जैसे 250 से 300 से 350 से 400 मिलीलीटर यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपके मूत्र संग्रहालय के अंतर्गत जाकर के स्टोर होना शुरू हो जाता है। आपको पहले ही इंट्यूशंस आ जाती है कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, ठीक है? आपको पता है कि पोटी आने वाली है, ठीक है? आपको एक्सक्रीशन के लिए जाना है, आपको एसिमिलेशन के लिए जाना है, यानी कि आपके शरीर में जो मल जमा है, आपके रक्त में उसे शरीर से बाहर निकालता है। आपको एक्सक्रीशन से पहले, पोटी से पहले आपको फीलिंग आ जाती है, आपको इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ, अब हमें एक्सक्रीशन के लिए जाना है। आपको पता है सामने से धूल आ रही है, आपकी आँखों में कुछ गिरा, तो आपको पहले ही आभास हो जाता है कि हाँ भाई कुछ गिरने वाला है, आँखों में कुछ गिर रहा है, आपको पहले ही आभास हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आपकी बॉडी में जो इंट्यूशंस आती हैं, आपको पहले ही चीज़ों का आभास हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं। समझे? जैसे पलकों का झपकना, छींक आना, रोंगटे का खड़ा होना, ठंड लगनी शुरू होती है तो आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि यार अब मुझे ठंड लगने वाली है। आपको टेम्परेचर बढ़ता है शरीर का तो पसीना छूटना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है शरीर में गर्मी है, अब मुझे कुछ ठंडा-ठंडा चाहिए। तो इस चीज़ की आपको आभास हो रही है क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं, उन सभी का आभास आपको कौन कराता है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कराता है। ठीक है, तो ये कोई तीसरी आँख नहीं है कि महादेव की तीसरी आँख। वो सिर्फ़ इमेजिनेशन है, किसी ने नहीं देखा है महादेव, किसी ने नहीं देखी तीसरी आँख। वो हमारा अपना थॉट प्रोसेस है, हमारी इमेजिनेशन है कि शिव जी की मतलब शिव जी कैसे रहे होंगे। तो हमें इमेजिनरी दिखा दिया, हम उन चीज़ों को देख के आ रहे, किसी ने नहीं देखा शिव जी कैसे थे। किसी ने देखा? नहीं देखा। ठीक है? तो जो हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हम फ़ॉलो करते हुए आते हैं। रिलीजियस चीज़ें जो हमारी होती हैं, उन्हीं को एक के बाद एक के बाद एक फ़ॉलो करते हुए आते हैं। ठीक है? चलो, अब देखो, ये जो ग्लैंड है, ये ह्यूमन्स में सबसे ज़्यादा सक्रिय किसके अंदर होती है? अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो ये मोस्ट एक्टिव होती है फीमेल्स के अंदर। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव किसके अंदर होती है? तो ये सबसे ज़्यादा जो सक्रिय होती है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है फीमेल्स के अंतर्गत, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है महिलाओं के अंतर्गत। इसीलिए भई हर एक लड़की को ये पता होता है कि उसके आस-पास आगे-पीछे क्या चल रहा है। है ना? आप लोग क्लास में ऐसे लड़के देखोगे जो पीछे तो मुड़ के नहीं देखती थी। तो उसे ये पता होता था कि भैया पीछे से कौन लाइन मार रहा है। पता होता था ना? पता होता मतलब आपके आस-पास क्या चल रहा है, लड़कियों को पहले ही आभास हो जाता है। देखो जैसे आपके साइड से स्कूटर गया, आवाज़ नहीं आई, बट आप आभास हो जाता है कोई चीज़ आपके साइड से जा रही है। तो इस तरीके के जो इंट्यूशंस हैं, ठीक है? अगर हम इंट्यूशंस की बात करते हैं तो ये इंट्यूशंस कहाँ से आते हैं? ये इंट्यूशंस आते हैं आपकी बॉडी से। मैं तो मैथ्स और रीजनिंग को बेस्ट समझता था लेकिन साइंस की बैच सुपर है। अरे वाह! जोगेश्वर यादव जी का कितना प्यारा कमेंट है। मैम 2 लड़के से ब्रेकअप करने के बाद अभी एसएससी छोड़ने आया हूँ। एसएससी छोड़ने आए हो या एसएससी देने आए हो? ये जो तुम्हारी लाइन है ना बेटा, ये जो तुमने कह दिया। अच्छा दिलीप कह रही है दिलीप जी पूछ रहे हैं पोटी वर्ड किस भाषा का? ये हमारी आम भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में हम मल कहते हैं, इंग्लिश में हम फिसेस कहते हैं। अगर मैं फिसेस कहती या फिर मैं मल कहती तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए कई बार आम भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। समझे बात को? चलिए बहुत प्यारा कमेंट था, जोगेंद्र थे आई थिंक, उनका बहुत प्यारा कमेंट था कि मैं पहले मैथ्स और रीजनिंग को ही अच्छा समझता था, बट साइंस तो सबसे सुपर है। अरे वाह! थैंक यू सो मच। चलिए, मोस्टली नहीं मेल्स में भी एक्टिव होता है। क्यों मेल्स को नहीं पता चलता कि भाई
मुझे वॉमिटिंग आने वाली है, पता चलता है ना? मुझे छींक आने वाली है, पता चलता है ना? हर चीज़ का पता चलता है। यूरिनेशन से पहले पता चलता है ना आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है। मेल्स के अंदर सीमेन का फ्लो होता है। आपको इजैकुलेशन से पहले सीमेन के फ्लो का पता चलता है ना कि भाई सीमेन का फ्लो होने वाला है। वैसे ही फीमेल्स के अंदर जिस समय पर एस्ट्रोजन का फ्लो होता है, उन्हें पता होता है। ठीक है? यूरिनेशन की फीलिंग आपको पहले आती है। कि एक्सक्रीशन की फीलिंग आपको पहले आती है, उत्सर्जन से पहले आ जाती है। तो ये सारी जो फीलिंग आपको है, ठीक है? तो ये जो सारी की सारी फीलिंग है, ये किसके कारण आती है? तो भाई ये आती है आपकी मेलाटोनिन की। समझ गए सबका? चलिए, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव फीमेल्स के अंदर है। और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव किसके अंदर है? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स में सबसे ज़्यादा किसके अंदर? सांप के अंदर। देखो, सांप में कहाँ पाई जाती है ये ग्लैंड? सांप में देखोगे ना आप, इसके ये जो दोनों आँखें हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर होती है यहाँ पर पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। और ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम एनिमल्स की बात करें, हमारे आसपास मौजूद जितने भी जंतु हैं, सभी जंतुओं में से ये सर्वाधिक सक्रिय किसके अंतर्गत होती है? तो सरकार, ये जो सर्वाधिक सक्रिय है, ये किसके अंदर पाई जाती है? सो दिस इज बेसिकली इनसाइड द रेप्टाइल्स। ये किसके अंतर्गत होती है? तो ये होती है सरीसृप के अंतर्गत। ये होती है रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स में किसके अंदर है भाई? स्नेक के अंदर है। सबसे ज्यादा होती है सांप के अंदर। आपको पता है सांप के कान नहीं है, मैंने अभी बताया था, इट डज नॉट हैव द ईयर्स। सांप के कान नहीं होते हैं। सांप किसी चीज को सुन नहीं सकता। आप सांप के सामने खड़े होकर गाली देते रहो, आप गाली देते रहो, सांप को कुछ नहीं सुनेगा। आपके एक्शन से, आपकी धरती की वाइब्रेशन से, आसपास सराउंडिंग की वाइब्रेशन से, या फिर यही जो पीनियल ग्रंथि है, ये इसको आभास कराती है कि आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके ऊपर खतरा हो। इसको नहीं पता ये आपको काट रहा है या किसको काट रहा है, इसके ऊपर खतरा होता है, ये तुरंत अपने वेनम को निकाल लेता है। और तुरंत इसके जो दो फैंग होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फैंग पढ़ेंगे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, वो उनको गाड़ेगा और तुरंत वेनम टिश्यू से वेनम बाहर निकाल देगा। तो ये प्रवृत्ति है। आपकी गलती, आप सांप के पास जा रहे हो। ठीक है भाई? चलो, क्योंकि इसके पास कान नहीं है, इसको नहीं पता इसका दोस्त आ रहा है या कौन आ रहा है, सपेरे क्या करते हैं, उसी को निकाल देते हैं। उसको क्या कहते हैं? थर्ड आई कहते हैं, हम तीसरी आंख कहते हैं। देखिए, अगर इसकी कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर दो रोग आपसे पूछ लेता है। दोनों डिजीज हमने देख ली है, कौन सी है? एक है हाइपोसोमिना और एक है हाइपरसोमिना। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर पीनियल ग्लैंड। ये थी पीनियल ग्लैंड की कहानी। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, शाम को एक और क्लास होगी। शाम को क्लास होगी आपकी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसके अंतर्गत सिर्फ दो ही ग्लैंड कंप्लीट होगी नेक्स्ट क्लास में, थायराइड और पैराथायराइड। एक तो थायराइड ग्लैंड को पढ़ेंगे और दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ दो ही ग्लैंड आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मतलब एसएससी क्रैक करने आया हूँ मैम, बिल्कुल मैं समझ गई हूँ सरकार। बिल्कुल आप एसएससी क्रैक करेंगे, वेल डन। चलिए, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। किंग नागवंशी जी, वेल डन। चलिए, इसकी जो पीडीएफ है क्लास की, मैं अभी तुरंत आपकी अपलोड कर दूंगी। पिछली जो 3 क्लासेस हुई हैं उनकी भी और इस क्लास की भी, जस्ट अभी मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, को मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से शाम को, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। शाम को क्लास होगी आपकी 7:30 बजे। शाम को जो क्लास होगी आपकी 7:30 बजे से क्लास होगी। हाँ जी, बिल्कुल पक्का आएंगे बिल्कुल पक्का आएंगे।